हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 401 के मॉड्यूल 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज़, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग के थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। बेसिक अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ऑब्जेक्ट क्या है जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? वो यही होता है कि इन्फॉर्मेशन, एक तो सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताना किसको, एग्जिस्टिंग या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर, लेंडर या अदर, यानी मतलब जो आपकी कंपनी में या तो इन्वेस्टर है या बनना चाहते हैं, या लेंडर यानी कि जिनसे आप कर्जा ले चुके हैं या लेंगे, या फिर और अदर क्रेडिटर्स वगैरह, मतलब आपके सप्लायर्स हैं या फिर आप जहाँ से माल उठाते हैं, और भी वो है। और जनरल पर्पस क्या है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना फाइनेंशियल एंटिटी के, भाई ये किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं इस कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं कि हर कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि हर कंपनी ही बुरी है। कहीं ना कहीं जाके किसी कंपनी को एडवांटेज होता है और कहीं ना कहीं जाके किसी कंपनी को यानी कि मतलब डिसएडवांटेज होता है। और जनरल पर्पस फाइनेंशियल क्या प्रोवाइड करता है कि भाई चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्लेम एंड रिजल्ट इन एंटिटी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज असेस्ड बाय बोथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग एंड चेंज इन कैश फ्लो। ये तो सब हम आगे पढ़ेंगे, एक्रूअल अकाउंटिंग और कैश फ्लो को। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, जनरल पर्पस क्या है इसका? कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर रिकग्नाइज क्या करते हैं हम, एसेट्स करते हैं, लाइबिलिटी करते हैं, इक्विटी करते हैं। ये वही बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग की। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिकग्नाइज इनकम करते हैं। ऐसे आते फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और अदर स्टेटमेंट भी होते हैं और नोट्स भी होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए फॉर द टाइम कंपेटिटिव इन्फॉर्मेशन एट लीस्ट वंस प्रेसिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग शुड बी टू प्रोवाइड। यानी कि मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे अब पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है 1 जुलाई से लेकर 38 जून तक। तो 1 जुलाई से लेकर 38 जून जो है वो क्लोजिंग ईयर है। यही कंपनीज़ का भी क्लोजिंग ईयर होता है। और कंपनीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक साल में यानी कि मतलब पब्लिश करती हैं, जिसमें एनुअल मीटिंग वगैरह कॉल की जाती है, तो वो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी जैसे अभी जून गुजरा है, अभी यानी कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो जून गुजरा है, तो उसके अंदर कंपनीज़ जो है वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोड्यूस करना शुरू कर चुकी है, और पब्लिक भी कुछ कंपनीज कर चुकी है और कुछ करेंगे। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न जो है हमेशा जो कंपनी है, जैसे मिसाल दे दी है, अब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं किसके, यूनिलीवर के। यूनिलीवर पाकिस्तान के जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या एंग्रो के लगा लें, या नेस्ले के लगा लें, या फिर पाक सुजुकी के लगा लें, तो वो हमेशा गोइंग कंसर्न के तहत प्रिपेयर होते हैं कि ये कंपनी अगले साल भी चलती रहेगी। अब अगर कंपनी गोइंग कंसर्न पे बेसिस पे नहीं है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे प्रिपेयर नहीं होंगे, उसके अंदर ऐसे आते लिख दिया जाएगा कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है। जैसे आजकल आप काफ़ी पाकिस्तान के बारे में भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की गोइंग कंसर्न जो है वो ख़तरे में पड़ चुकी है, कि जब से डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही है। अल्लाह सबको इससे महफूज रखे, पूरे पाकिस्तान को भी महफूज रखे। मेरी दुआ है, आप लोग भी दुआ करें पाकिस्तान के लिए। अब मेजरमेंट बेसिस क्या होती है, यानी मतलब कोई भी एसेट्स लाएं तो उसको हम किस पे कर सकते हैं? दो पे कर सकते हैं। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर सकते हैं, और दूसरा करंट मार्केट करंट वैल्यू या फिर जो भी चलिए। जैसे मिसाल दिया है, एक प्लांट मशीनरी या एक गाड़ी आप ख़रीद के ऑफिस के लिए ट्रक लेके आए, वो लेके आए समझ लें आप 50 लाख रुपये का। खैर 50 लाख में ट्रक तो नहीं आएगा, लेकिन चले मान लेते हैं। तो अब आपने जैसे आज लेके आए ना, तो आज ही आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको चेंज नहीं किया। चेंज नहीं मतलब यानी 2 साल बाद भी उसी वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लें, 5 साल के ऊपर यानी उसकी डेप्रिसिएशन हो रही थी तो 5 साल पे आपने डिवाइड की, तो इस तरीके से आप उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेते। लेकिन उसको आपने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं। एक करंट कॉस्ट होती है। आज अगर वो ट्रक बेचने जाए तो हो सकता है कि वो 50 लाख का ट्रक ख़रीदा, जिस हिसाब से पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है, तो वो 50 लाख का ट्रक हो सकता है 55 लाख में भी चले, हो सकता है 60 लाख में भी चले। तो ये है। अब इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर क्या है, रिड्यूस व्हेन इट इम्पेयर्ड। जब इम्पेयरमेंट होगी ना, यानी मतलब कोई नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, इम्पेयरमेंट लॉस जब हो जाए,
तो वहाँ पे उसकी रिड्यूस होगी। और लायबिलिटी इंक्रीज व्हेन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाए तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है। अब फिर उसके अंदर क्या होता है, फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू पे ही मेजर किया जाता है। फिर एग्जिस्टिंग प्राइस मार्केट, यानी मतलब आज जो अब बेचने जाए एसेट को, या फिर आज क्या उसकी वैल्यू होगी। और वैल्यू इन यूज़ फॉर एसेट क्या है, फुलफिलमेंट एंड वैल्यू फॉर लायबिलिटी, तो क्या है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो क्या क्या इससे आएंगे। करंट कॉस्ट क्या है कि इंटर प्राइस ऑफ इक्विवेलेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो की जाती है। अब क्या है कि सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट बेसिस क्या है, कॉस्ट इज रिकग्नाइज as a constraint on the selection of a measurement base as it is with all other areas of financial reporting। अब क्या करना है, मेजरमेंट बेस क्या होती है, यूजफुल लाइफ to the user of the financial statement, it must be relevant or must be faithful representation which is purpose of representing। यानी मतलब जाहिर सी बात है, एक तो रेलिवेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जो गाड़ी जैसे 5 साल पे डिप्रिशिएट होती है मोस्टली गाड़ियाँ, तो आप उसको 10 साल पे ले जाए, 10 साल पे ले आते लेकिन वो इतनी रेलिवेंट नहीं होगी। या फिर 20 साल पे ले आए, 50 साल पे डिप्रिशिएट करने, तो ये नहीं होगी, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको गाड़ी मैक्सिमम 5 साल या चले ज़्यादा 7 साल पे ही डिप्रिशिएट, इस तरीके से प्लांट है आपका, उस सप्लायर ने बताया भी है कि आपको इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है। तो अगर आप उसको जल्दी डिप्रिशिएट कर दें, मतलब 5 साल पे ही उसको आप निकाल दें उसके वैल्यू उसकी, तो ये भी गलत होगा। और अगर उसको देर से यानी 10 साल की बजाय 20 साल पे करें तो वो भी गलत होगा। एनहेंसिंग इक्विवेलेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैटिबिलिटी एंड वेरीफाई अंडरस्टैंडिंग एंड आल्सो रिकॉग्नाइज एज हैविंग इम्प्लीकेशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग, यानी कि ये सब चीज़ यानी कि ऐसी होती है कैरेक्टरिस्टिक को कंपैटिबिलिटी भी हो और वेरीफाइबल भी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग और एज रिकॉग्नाइज एज हैविंग implications for the selection और measurement। अब एक छोटा सा यानी कि मतलब मेजरमेंट की एक प्रैक्टिस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या है। सैंपल को जो है वो परचेज कर रही है फार्म कितने के 100 मिलियन का, किसमें 1 जनवरी 2011 को। इट्स यूजफुल लाइफ वॉज एक्सपेक्टेड 50,000, यानी 50 साल के लिए वो जो है वो है फार्म जो है वो अफेक्ट। फार्म हाउस कैन बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस 38 दिसंबर 2020 को कितने के 250 मिलियन का बिक सकता है। 100 मिलियन का ख़रीदा था, 250 मिलियन है। वेयर इज द सेम साइज एंड स्टाइल फार्म इन द सेम लोकेशन कैन बी बॉट कितने में बिक सकता है, 260 में, यानी कि मतलब बिक रहा है। और 10 मिलियन विल बी इनकर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फीस जो होगी। तो अब आपके अंदर इसमें क्या क्या बतानी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बतानी है, करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो देखते हैं भाई, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो तो जाहिर सी बात है, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो उसके अंदर 100 मिलियन पे आपने ख़रीदा और डेप्रिसिएशन आपने यानी मतलब 10 साल बाद इसकी करी तो 20 मिलियन निकल गई, तो 80 मिलियन की आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अगर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब फेयर वैल्यू क्या है इसकी, कि जाहिर सी बात है इस यानी मतलब जो मार्केट में आप गए और आपको ऑफ़र मिली वो मिली कि भाई 250 मिलियन ले लो इस फार्म का, वो जो है वो हम देने के लिए तैयार है। तो वो अब करंट कॉस्ट कैसे पता चली कि आपने जाहिर सी बात है आप बेच तो नहीं रहे, लेकिन आपको पता चला कि एक दूसरा फार्म जो है वो आगे बिक रहा है, वो कितना है 260 मिलियन का बिक रहा है, लेकिन जिसके अंदर कॉस्ट जो है वो 10 मिलियन जो है वो उसकी लीगल कॉस्ट भी आ रही, तो 270 मिलियन जो है वो आपकी कॉस्ट हो गई। Presentation and disclosure, effective communication and presentation disclosure make the information more relevant and contribute to faithful representation। अब इसके अंदर यानी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स जो है वो कंपनीज हमेशा देती हैं कि ये बात हमने क्यों की। जैसे मिसाल दे दिया है, कंपनी ने रिवैल्यूएशन की कोई एसेट, अब बिल्डिंग थी, जैसे मिसाल दिए थे रिवैल्यूएशन, तो अब वो डिस्क्लोज करेगी कि भाई हमने क्यों ये प्लांट जो है या मशीनरी जो है या बिल्डिंग जो है वो क्यों रिवैल्यू की और किस तरह की कैसे की। क्लासिफिकेशन करी जाती है जिसके अंदर सॉर्टिंग की जाती है एसेट्स के, लायबिलिटी को, इक्विटी को, इनकम को, एक्सपेंडिचर को, बेस्ड ऑन शेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंटेड डिस्क्लोजर फॉर पर्पस लाइक करंट एसेट्स। ऐसी बातें उनको किया जाता है। और एग्रीगेट किया जाता है, एडिंग करेगी किस में किया जाता है, टूवर्ड्स एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी,
income and expenditure and that has shared characteristics and also include in the same classification like इसमें balance in different banks whereas current and short term deposit यानी मतलब इसको मिला भी दिया जाता है, एग्रीगेशन भी कर दी जाती है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पाकिस्तान में कैसे है, तो पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जिसे हम SECB सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो वो जो है वो यानी कि मतलब कंपनीज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अप्रूव है पाकिस्तान में गजेटेड ऑफिसर्स के ज़रिए जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, और कंपनी एक्ट 2017 के तहत जो भी चीज़ें बन रही है और उसको प्रोफेशनली लुक कौन करता है, वो रोल ऑफ ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान जो है वो इस सब को देखता है। और जैसे मिसाल दे दिया, इसकी पूरी कमेटी होती है, सही है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है, वो रिकमेंडेशन देती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान को और फिर वो बोलती है कि हाँ ये IFRS या फिर ISAs अपनाने चाहिए या नहीं चाहिए। और कंपनी एक्ट जो है 2017 जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और जिसके शेड्यूल्स हैं, थर्ड शेड्यूल क्लासीफाई कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड नेचर। ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि भाई साइज़ और नेचर से क्या फ़र्क है। जैसे अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी का साइज़ जो है वो हमेशा बड़ा होगा, एक इस तरीके से पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का साइज़ छोटा होगा। दूसरा, पब्लिक कंपनी से नीचे होती है प्राइवेट कंपनीज, तो उनका साइज़ और छोटा होगा। इस तरीके से सिंगल मैन कंपनी भी अब तो खुल जाती है, यानी मतलब एक आदमी भी अब कंपनी खोल सकता है, पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन अब फोर्थ शेड्यूल के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी यानी क्या क्या डिस्क्लोजर्स उसको देने ही देने। और फिफ्थ शेड्यूल टू बी नॉट लिस्टेड कंपनी यानी फिफ्थ शेड्यूल जो है वो कंपनी एक्ट का जो है वो लिस्टेड कंपनीज़ के यानी कि मतलब नॉन लिस्टेड कंपनीज़ पे आता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इनटू अडॉप्शन IFRS जो है वो कैन नॉट बी अप्लाई टू एनी कंट्री विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल रूल्स इन द कंट्री। अब जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि IFRS लिया और फ़ौरन डायरेक्ट जाके अप्लाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता कि लोकल रूल्स। अब कुछ कंपनीज़ एक्ट यानी कि मतलब जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी एक्ट 2017 है उसके तहत ही IFRS अप्लाई हुआ है, उसके अंदर गाइडेंस दी गई है। तो यानी कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इदारा है और ICAP है, इन दोनों के बोर्ड्स जो हैं वो बैठे, उन लोगों ने ये किया कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे अब पाकिस्तान मैं आपको एक मिसाल दूँ कि IFRS के अंदर टैक्स जो है यानी मेरा टैक्स कैलकुलेशन की एक अलग मेथड है और कंपनी लॉ के अंदर एक अलग है, और इनकम टैक्स 2001 के अंदर यानी कि जो प्रोसीजर बताया वही कंपनी एक्ट 2017 फॉलो कर रहा है, तो वो उसके अंदर अलग अलग है। तो IFRS और कंपनी एक्ट के अंदर यहाँ पे तजाद है, लेकिन हम फॉलो किसको कर रहे हैं, कंपनी एक्ट को। तो वो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, तो वो फिर किसी दिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। खैर, तो अब अडॉप्शन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि भाई फर्स्ट स्टेप IFRS या IAS को कोऑर्डिनेट बाय ICAP किया जाता है अकाउंटिंग बॉडी को, विच आइडेंटिफाई एनी इशू दे मे बी अराइज और अडॉप्ट, यानी कि मतलब कोई इशू वगैरह तो नहीं है तो उसको अडॉप्ट करा जा सकता है नहीं। और बोर्ड आल्सो डिटरमाइन हाउ टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीकेशंस दैट टू बी फैसिलिटी टू बी लॉन्गर एंड इट। अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसे IFRS 9 जो है वो पाकिस्तान में लाया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी को आज बोल दिया भाई IFRS 9 ला रहा है, आज से तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके तहत बनाने, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम दिया जाता है, 1 साल दिया जाता है, 2 साल दिया जाता है, 5 साल दिया जाता है। अगर कोई बड़ी जैसे मिसाल दी है कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर कोई बन रहा है या फिर रिटेन अर्निंग्स पे बन रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी अब चेंजेस एकदम से कर देंगे तो एकदम से कंपनी की परफॉर्मेंस हो सकता है बहुत बढ़ जाए कि उस IFRS से स्टैंडर्ड अप्लाई करने की वजह से, और अगर हो सकता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो एकदम डिप कर जाए, तो उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंपनी को अप्लाई करना होता है। तो उसके अंदर फिर उसके बाद क्या होता है कि बोर्ड आल्सो डिटरमाइन हाउ टू अडॉप्ट, यानी कि मतलब जाहिर सी बात है अडॉप्ट जो है वो किस तरह किया जाएगा और किस तरीके से उसको किया जाएगा। अब बोर्ड आल्सो आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंजेस फॉर रेगुलेशन टू रेफर टू द मैटर, यानी जो जो रेगुलेशन इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो रेफ़र करेगा किसको, SECP को और स्टेट बैंक ऑफ आगे फॉर द मैटर ऑफ
अफेक्टिंग द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का होगा तो वो स्टेट बैंक को या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे मिसाल इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है या फिर और भी कोई फाइनेंशियल इदारा है, म्यूचुअल फंड वगैरह है, तो उसको स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, तो उसका काम जो है वो स्टेट बैंक के ऊपर दे दिया जाएगा। प्रोसेस इज़ मैनेज विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ कमेटी ऑफ ICAP और SCCP और स्टेट बैंक जो है वो ये सारे 3 इदारे जो है वो बैठ के देखेंगे और फिर अडॉप्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन इशू बाय द बोर्ड द काउंसिल reconsider that the matter of adopted, और फिर उसके बाद क्या ICAP recommendation to adopt by the SCCP decided of the council and decision to adopt the standard rest with भी SCCP किया जाएगा। यानी कि मतलब जब ICAP ने रिकमेंडेशन भी दे दी तो अडॉप्ट करेगा SCCP डिसीजन करने के लिए और फिर उसके बाद जाके उसको किया जाएगा। और 6th स्टेप क्या है, IFRS आर अडॉप्ट बाय द SCCP बाय नोटिस इन द गजेटेड विद नोटिस एंड द स्टैंडर्ड हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द लॉ। अब यानी कि मतलब ये जैसे IFRS 9 की मैं आपको मिसाल दे रहा था, आहिस्ता आहिस्ता लाने की कोशिश की जा रही, तो IFRS 9 जो अडॉप्ट करा जा रहा है बाय SCCP टू, अब इसमें नोटिफिकेशन जारी होगा कि भाई ये लॉ है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि फ़ौरन चेंज, जैसे एसिड गोइंग कंसर्न का कोई है तो वो फ़ौरन अप्लाई हो सकता है, कर देंगे, लेकिन प्रूडेंट कॉन्सेप्ट है वो फ़ौरन अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो कुछ लॉज हैं, जैसे मिसाल दी मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी का मिसाल दिया, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट का, अब इसके अंदर टाइम लगता है। अगर इसको अंदर एकदम से चेंजेस कर देंगे तो हो सकता है कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी बुरी तरीके से हिट हो कि जो इन्वेस्टर है या लेंडर है वो डर जाए। तो इसलिए आहिस्ता करके उनको यानी कि मतलब गाइड किया जाता है। इसके अंदर एक बाकायदा गाइडेंस होती है कि भाई ये अप्लाई इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा, लेकिन फिर वो लॉ बन जाता है। अब जब वो लॉ बन गया तो हर कंपनी पे फ़र्ज़ है जो जो इसके मातहत आती हैं वो सब इसको अप्लाई करें, वो सब इसको अप्लाई करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।